रूस ने 2026 के लिए बड़े मंसूबे बना रखे थे। यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को ढह जाना था। डोनबास, जो शांति वार्ताओं का केंद्र रहा है, एक जबरदस्त वसंत और गर्मी के हमले की ताकत के आगे झुक जाता। लेकिन ये योजनाएं विफल हो गई हैं। जमीन रूस नहीं, यूक्रेन ले रहा है। यूक्रेन ने इतनी बड़ी मात्रा में इलाका आज़ाद कराया है कि ये जीत रूस के लिए इतनी शर्मनाक साबित हुई है कि उसे शर्मिंदा होना पड़ा है। यूक्रेन ने रूसी रक्षा पंक्ति तोड़ते हुए 600 वर्ग किमी क्षेत्र वापस लिया। युद्ध खत्म करने वाली वापसी जारी है। पुतिन का यूक्रेन पर हमला हमेशा शर्मनाक रहा है, लेकिन जैसे जैसे रूस के सैनिक डर के मारे छुप रहे हैं और उनकी रक्षा पंक्तियां टूट रही है, इसमें और भी ज्यादा शर्म जुड़ रही है। आइए मुख्य खबर से शुरू करते हैं। 8 जून को रॉयटर्स ने यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ ओलेक्जांद्र सिरस्की द्वारा दिए गए बयानों पर रिपोर्ट की थी। उनका कहना है कि 2026 में यूक्रेन युद्ध का रुख बदल गया है। 4 साल तक रूस की बेहद धीमी लेकिन लगातार बढ़त के बाद अब यूक्रेन हालात को पलट रहा है। 2026 अब तक एक शानदार साल रहा है। 6 महीनों में यूक्रेन ने रूस से 600 वर्ग किमी क्षेत्र मुक्त कराया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इन दावों और आंकड़ों का समर्थन कर रहे हैं, जो 2026 के अभियान में पुतिन की अपेक्षाओं के खिलाफ है। इस साल डोनबास को आखिरकार रूस को सौंपा जाना था। 2026 में रूसी सैनिक डर से छुप रहे हैं, मर रहे हैं या यूक्रेन द्वारा वापस लिए जा रहे क्षेत्र से भाग रहे हैं। ये रूस के लिए शर्मनाक है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। 600 वर्ग किलोमीटर की संख्या ही सिरस्की और यूक्रेन की सेना द्वारा साझा की गई एकमात्र संख्या नहीं थी। मई यूक्रेन के लिए शानदार और रूस के लिए पूरी तरह नाकामयाब रहा। सिरस्की के अनुसार मई में मुक्त और गंवाए गए क्षेत्र का अनुपात यूक्रेन के पक्ष में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर रहा। मई में यूक्रेन ने रूस से ज्यादा क्षेत्र आजाद कराया जितना रूस ने कब्जा किया। यह वसंतकालीन आक्रमण के अंत में हुआ, जो डोनबास के पतन की नींव रखने के लिए शुरू हुआ था। दुश्मन के दबाव के बावजूद यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं मोर्चा संभाले हैं, सेनाओं का सफाया कर रही हैं और दुश्मन के रणनीतिक क्षेत्र में प्रभावी हमले कर रही है। ये मई में सेना की मुख्य गतिविधियां हैं, जिन्हें मासिक समीक्षा में देखा गया। सिरस्की ने कहा, पीछे के इलाकों में हमलों से पता चलता है कि यूक्रेन कैसे काम कर रहा है। इस संख्या के कुछ अपवाद भी है। हालांकि सिरस्की ने 100 वर्ग किलोमीटर के आंकड़े को तुरंत उजागर किया, लेकिन जब बात आई कि यूक्रेन अपनी बढ़त कहां बना रहा है, तो वे कुछ हद तक संकोची रहे। यूक्रेनी सेना प्रमुख ने बताया कि रूस ने पूर्व और दक्षिण यूक्रेन में हमले तेज किए हैं। पोक्रोवस्क, पोलियोपोला और अलेक्जेंड्रिवका मोर्चों पर लड़ाई लगातार जारी है। रूस प्रयास कर रहा है। पुतिन की सेनाएं लगातार असफल हो रही है। यूक्रेन की रणनीति है 1200 किमी लंबे मोर्चे पर मौका मिलते ही रूसी रक्षा पंक्तियों को तोड़ना, और यही किया जा रहा है। सिरस्की ने सीधे नहीं कहा, पर माना जा सकता है कि यूक्रेन की अधिकतर सफलताएं दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हैं। 2026 की शुरुआत में यूक्रेन ने अलेक्जेंड्रिवका मोर्चे पर कई जवाबी हमले शुरू किए, जो डोनेट्स्क, जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट के बीच जंक्शन है। यूक्रेन ने मार्च की शुरुआत तक जवाबी हमलों से करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर हासिल किया। यूक्रेन अभी भी अलेक्जेंड्रोवका अक्ष पर चुनिंदा रूसी किलेबंदियों को तोड़ रहा है, ताकि अपनी उपलब्धियों को बढ़ा सके और अन्य कमजोरियों का लाभ उठा सके। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। रूस पूर्व और दक्षिण में तेज हमलों से मोर्चे पर बड़ा लाभ पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है। यूक्रेन एक अलग तरीका अपना रहा है। वो रूसी मोर्चों में कमजोरियां पैदा कर रहा है, और जिन मिड रेंज हमलों का हमने जिक्र किया था, वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही कमजोरी का पता चलता है, बिजली की तरह तेज और सटीक जवाबी हमले किए जाते हैं, ताकि रूसी सेना को पीछे धकेला जा सके। यह तनाव कम करने का बुद्धिमान तरीका है, जिससे पुतिन की सेनाएं शर्मिंदा होकर पीछे हट रही है। रूस की सेनाओं की स्थिति और बिगड़ गई है, क्योंकि मई लगातार दूसरा महीना है जब रूस ने यूक्रेन में क्षेत्रीय नुकसान उठाया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के अनुसार
अगर यूक्रेन के ग्रे जोन में रूसी घुसपैठ की कोशिशें नजरअंदाज कर सिर्फ क्षेत्रीय बदलाव देखे तो अप्रैल रूस के लिए काफी निराशाजनक रहा। यूक्रेन इस महीने फायदे में रहा और उसने कुल 116.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शुद्ध बढ़त हासिल की। रूस के पास गर्व करने लायक बस यही एक चीज थी कि उसने छोटे छोटे दस्तों को, जिनमें अक्सर सिर्फ 1 या 2 सैनिक होते थे, चुपके से ग्रे जोन इलाकों में भेजा, जहां वे सैनिक छुपकर इंतजार करते रहे और उम्मीद करते रहे कि यूक्रेन के ड्रोन उन्हें न पकड़ ले। ये नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये कायरता है जो कब्जे का दिखावा कर रही है। आइए मई महीने पर वापस आते हैं। यह तथ्य कि यूक्रेन ने लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस ले लिया है, अकेला ऐसा आंकड़ा नहीं है जिससे रूस को सामूहिक रूप से शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। जहां भी देखे आंकड़े वैसे नहीं हैं जैसे पुतिन के दिमाग में दोनबास को तबाह करने वाला अभियान था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने मई महीने में रूस के 88,000 ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिससे देश को कब्जे वाले इलाकों और खुद रूस के अंदर रोजाना औसतन 2,838 हमले करने की रफ्तार मिली। इन हमलों के परिणाम स्वरूप रूस के 30,000 से अधिक सैनिक मारे गए। इसके अलावा रूस पर हुए हमलों में देश की ऊर्जा अवसंरचना पर और अधिक हमले शामिल थे। साथ ही यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक भी पहुंचे, जिससे रूस के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र को $1 अरब का नुकसान हुआ। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन की डीप स्ट्राइक संपत्तियों ने रूस में ऊर्जा, ईंधन और सैन्य औद्योगिक क्षेत्रों के 111 ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन अंदर से रूसी युद्ध मशीन को पंगु बना रहा है। सिरस्की के अनुसार यूक्रेन के पास अब एकीकृत योजना है, जिससे लंबी दूरी के हमले पहले से ज्यादा प्रभावी हुए हैं। यहां तक कि यूक्रेन की नौसेना भी इसमें शामिल हो गई। मई में देखा गया कि एक देश जिसके पास कम युद्धपोत है, लेकिन कई समुद्री और हवाई ड्रोन से यूक्रेनी शिपिंग की सुरक्षा के लिए 1,500 अभियान चलाए। यूक्रेन के 633 जहाज डेन्यूब नदी व ग्रेटर ओडेसा बंदरगाहों तक पहुंचे, यानी रूस यूक्रेन की वाणिज्यिक शिपिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सका। रूस के पास मई में घमंड करने को ज्यादा कुछ नहीं था, जो 2026 में पुतिन के समर्थकों की स्थिति दिखाता है। हमलों की गति बढ़ाने के बावजूद रूस की प्रगति लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। फ्रंट के एक क्षेत्र में रूसी सेना द्वारा की गई कोई भी प्रगति कहीं और पर जवाबी कार्रवाई से संतुलित हो रही है, जिससे यूक्रेन ने पहल अपने हाथ में ले ली है। 29 मई को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि 2026 में अब तक रूस की क्षेत्रीय हानियां 2025 की तुलना में 3 गुना है और इस साल देश की हताहतों की संख्या पहले ही 1,45,000 हो चुकी है। इनमें 86,000 मौतें और 59,000 घायल हुए, यानी रूस सिर्फ जमीन नहीं, अपने लोगों को भी हमेशा के लिए खो रहा है। युद्ध की गति अब यूक्रेन के पक्ष में आ गई है। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि अभी स्थिति कैसी है। रूस के युद्ध हारने की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन वो रोज अपनी पहल खो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 9 जून को इंटरव्यू में कहा, अनुवाद, रूस की बड़ी बढ़त अब पूरी तरह से बेकार हो गई है। यूक्रेन के पास सारे पत्ते हैं और मोर्चे पर उसकी पकड़ मजबूत है। और भले ही इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन रूस को अपनी जमीन से बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन इसमें युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है, क्योंकि इसका मतलब है कि पुतिन ने जो कहानी बनाई थी वह अब बिखर चुकी है। रूस के राष्ट्रपति चाहते हैं कि दुनिया सोचे यूक्रेन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। यूक्रेन ने 2026 में पुतिन को गलत साबित किया है और ये एक बड़ी शर्मिंदगी है जो रूस को युद्ध से शर्मनाक वापसी के लिए मजबूर करने के लिए बनाई गई है। आइए एक पल के लिए शर्म की बात करें। पुतिन ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उन्होंने सेना को यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आदेश सिर्फ इसलिए दिया ताकि वे इतिहास में महान रूसी नेताओं में से एक के रूप में दर्ज हों। पुतिन को शर्मिंदा करने के लिए केवल इशारा करना काफी नहीं है। रूस के नेता को असली शर्म तब महसूस होगी जब उन्हें एक अयोग्य सैन्य रणनीतिकार के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे रूसी सेना की आसान जीत थकाऊ लड़ाई में बदल गई और अब रूस युद्ध हारने लगा है। 2026 में यूक्रेन का अंत माना जा रहा था, लेकिन इसी साल रूसी मिथक उजागर हो गया। यही बात
पुतिन को शर्म से लाल कर देगी। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो पक्का कर ले कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि हमारी रोजाना की वीडियो आपसे छूट न जाए। यूक्रेन ने पुतिन को युद्ध के लिए कैसे शर्मिंदा किया, ये समझने के लिए हमें पहले पुतिन को समझना होगा। रूस के नेता एक ऐसे व्यक्ति है जो ताकत को सबसे ऊपर मानते हैं। वह बड़े बड़े ऐलान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे हकीकत बन जाए। हम डोनबास में देख रहे हैं कि पुतिन को लगा था रूसी सेना 2026 के पतझड़ तक पूरे डोनबास पर कब्जा कर लेगी, जिसमें पूर्वी यूक्रेन में बढ़त और डोनेट्स्क किलेबंदी को कमजोर करना था। पुतिन ने इस दावे पर इतना भरोसा जताया कि शांति वार्ता में यूक्रेन पर दबाव डालते हुए डोनबास छोड़ने को कहा, इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की रक्षा तोड़ दे। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है, जो पुतिन को शर्मिंदा कर रही है। रूसी सेना तबाही नहीं मचा रही है, बल्कि वे भाग रही है और छुप रही है। हम अभी किनबर्न स्पिट पर यही देख रहे हैं। 9 जून को द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेनी प्रतिरोधी समूह अतेश का कहना है कि यूक्रेनी हमलों के बाद जिन्होंने आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया है और उन सैनिकों को अलग थलग कर दिया है, रूसी सेना किनबर्न स्पिट के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में अपनी चौकियां तेजी से छोड़ रही है। यह पैटर्न फ्रंट लाइन पर दोहराया जा रहा है, जिससे यूक्रेन ने 2026 में 600 वर्ग किलोमीटर और मई में रूस के खिलाफ 100 वर्ग किलोमीटर का लाभ पाया। शक्तिशाली रूसी सेना डर के मारे पैंट गीली कर रही है। पुतिन के लिए यह शर्मनाक है, क्योंकि यह यूक्रेन में रूस के हर दावे को उजागर करता है। रूस यूक्रेन में देखी जा रही वास्तविकता का मुकाबला करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहा है, ताकि ताकत का भ्रम पैदा किया जा सके। रूसी जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेन युद्ध पर एक अलग नजरिया साझा किया, जो सिर्फ उनके दिमाग में है। गेरासिमोव ने कहा, साल की शुरुआत से 80 बस्तियां और 1700 से अधिक वर्ग किमी क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आया है। ये रूस के लिए शर्मनाक होगा, क्योंकि वो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ करीब 20% पर ही कब्जा रहेगा। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार असली आंकड़ा लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है, जो रूस के लिए और भी खराब है। यूक्रेन में अभी जो हो रहा है वह एक मिथक का बेनकाब होना है। कई मिथक है, जैसे पुतिन की कहानी, जो रूस के ताकतवर नेता माने जाते हैं। पुतिन चाहते हैं कि लोग उन्हें रक्षक माने, जबकि यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सहित बड़े इलाकों की हवाई सुरक्षा भेद रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी यह है कि रूस और विश्व मंच पर लोगों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता बेअसर हो जाती है। जब तेल जल रहा हो, ईंधन की कमी हो, रूसी सैनिक मारे जा रहे हों और यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों में रूसी रक्षा को भी भेद रहा हो। अब रूस की ताकत की जगह बेबुनियाद घमंड और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई बढ़ते हैं। ये अपने आप में पुतिन के लिए एक अपमान है। रूस के नेता को ये पता होना चाहिए कि रूसी जीत के बारे में उनके मुंह से निकला हर शब्द, जिसे वह अपरिहार्य बताते हैं, एक झूठ है। और 73 साल की उम्र में पुतिन को इस बहुत ही वास्तविक संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यूक्रेन ने युद्ध को इतना लंबा खींच दिया है कि ये युद्ध, जिसे उन्होंने शुरू किया था, उनके जीवन से भी आगे बढ़ सकता है। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, पुतिन देख रहे हैं कि उनके अपने आक्रमण पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में उस वक्त हमला किया जब वहां रूसी दावोस नामक आर्थिक सम्मेलन चल रहा था, जिसमें दुनिया भर से दसियों हजार लोग आए थे। उन्होंने आसमान में उठता धुआं देखा जब यूक्रेन ने पुतिन की जंग पर कमजोर पकड़ का प्रतीक दिखाया। रूस खुद को यूक्रेन से नहीं बचा सकता, चाहे वो जमीन पर हो या अपने ही आसमान में। तो यहां सिर्फ उस शर्म की बात नहीं है जो यूक्रेन द्वारा मुक्त किए जा रहे इलाकों से रूसी सैनिकों की वास्तविक वापसी के साथ आती है। यहां प्रतीकात्मक शर्म भी शामिल है। रूस जो यह धारणा बनाने की कोशिश करता है कि वह यूक्रेन युद्ध में अवश्य ही विजेता बनेगा, उस किसी भी सोच का टूट जाना। जमीन की सच्चाई पुतिन और उनके चमचों की बातों से मेल नहीं खाती। यूक्रेन की लगातार जीतें दिखाती है कि वो न सिर्फ संघर्ष में बना है, बल्कि उसने बढ़त भी ले ली है और रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से जो हमने देखा है वो बहुत प्रभावशाली है। अब आगे क्या होना चाहिए ताकि यूक्रेन इसे जारी रख सके, यह है यूक्रेन के समर्थकों से मिलने वाली मदद को जारी रखना और मजबूत करना जरूरी है।
और इस मामले में एक अप्रत्याशित विकास हुआ है जिसे हम अभी सामने लाने वाले हैं। यूक्रेन को जहां तक उन चीजों का सवाल है जिन्हें यूक्रेन खुद नियंत्रित कर सकता है, वही रणनीति जारी रखनी चाहिए, जिससे 2026 में अब तक 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिला है, यानी मिड रेंज स्ट्राइक। 2026 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में ड्रोन की एक नई श्रेणी का आगमन हुआ है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास ऐसे मानव रहित हवाई वाहन हैं जो किफ़ायती हैं और रूसी लॉजिस्टिक्स और कमांड पोजीशन को फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर दूर तक तबाह करने में सक्षम है। यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल रूसी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने, हवाई रक्षा को भेदने और पीछे की ओर रूसी सैनिकों की गतिविधियों को पंगु बनाने के लिए कर रहा है, जिसका सीधा असर ये होता है कि फ्रंट पर कमजोरियां पैदा हो जाती है। तर्क बिल्कुल साफ है, अगर यूक्रेन रूस की रसद और सैनिक आपूर्ति रोकता है तो कमजोरियां बनेंगी जिन्हें भुनाया जा सकता है। थके हारे और पराजित रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनकी रक्षा को बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वे उन तक नहीं पहुंच पाती। यूक्रेन गहराई तक वार करता है और फिर मोर्चे पर जोरदार हमला करता है। मई में 100 वर्ग किलोमीटर का शुद्ध लाभ रणनीति की सफलता दिखाता है। यूक्रेन के रूसी रसद दबोचते ही युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है। रूस जिन स्थलीय मार्गों का उपयोग सैनिकों और आपूर्ति को ले जाने के लिए करता है, वे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हमने क्रीमिया में देखा है कि जहां लैंड ब्रिज जो कब्जे वाले प्रायद्वीप को यूक्रेन के दक्षिण से जोड़ता है, मध्यम दूरी के ड्रोन के झुंडों से तबाह हो गया। रूसी बल बिखर रहे हैं, जिससे यूक्रेन को जवाबी हमलों के और मौके मिल रहे हैं और वह नई रणनीति पर दांव लगा रहा है। 27 मई को यूक्रेन ने अपने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की, जो उन यूनिट्स को सक्रिय रूप से इनाम देता है जो रूसी सप्लाई लाइनों पर हमला करती हैं। इनाम के तौर पर उन्हें और ड्रोन और पॉइंट्स आधारित सिस्टम पर बने अन्य इनाम दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोग्राम के लिए $113 मिलियन दिए हैं। अतिरिक्त धनराशि से यूक्रेन और प्रभावी बनता है। ये हमें दूसरी बात पर लाता है कि 2026 में यूक्रेन की उपलब्धियों को बनाए रखना जरूरी है। यूक्रेन जब जमीन पर दबदबा बढ़ाएगा, यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों को ज़ेलेंस्की की सेनाओं का ज्यादा समर्थन करना होगा। यूरोपीय रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त आंद्रेयास काबिलियास का मानना है कि ईयू देश 2026 में यूक्रेन की रक्षा पर $80 अरब से अधिक खर्च के लिए तैयार रहें। यूक्रेन को समर्थन देने के साथ सदस्य देश भी पिछले साल जितनी लगभग 70 अरब यूरो की राशि भेजने के उपाय कर रहे हैं, काबिलियास ने कहा। उनका तर्क सीधा है, जितनी अधिक सैन्य सहायता यूक्रेन में पहुंचेगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह धनराशि पूरे देश को उसकी रक्षा और आक्रामक रणनीति दोनों में मजबूत करेगी, जिससे पहले ही कई उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं। यूरोपीय संघ 2026 में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। 8 जून को खबर आई कि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की वित्तीय स्थिरता और सुधार के लिए लगभग $3.2 अरब जारी किए हैं, तो समर्थन आ रहा है। कुबिलियस कह रहे हैं कि 4 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद अब समर्थन कमजोर नहीं हो सकता। यूक्रेन युद्ध अब स्थानीय संघर्ष नहीं रहा, ये यूरोप की सामूहिक रक्षा और रूसी खतरे के खिलाफ है, जिसमें यूक्रेन अब अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसने रूस के खिलाफ रूपरेखा बनाई और सैन्य ड्रोन तकनीक में अग्रणी बन गया है। यूक्रेन को दबाव बनाए रखने और पुतिन को शर्मिंदा करने के लिए यूरोपीय संघ का समर्थन जरूरी है। अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि यूक्रेन युद्ध में अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ। जून की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के शानदार प्रदर्शन के लिए उसे और हथियार व समर्थन देने का छोटा कदम उठाया। यूक्रेन समर्थन अधिनियम प्रतिनिधि सभा में 226 बनाम 195 वोटों से पारित हुआ। ये अधिनियम अमेरिका से और अधिक हथियारों की गारंटी नहीं देता, लेकिन यूक्रेन को मदद के लिए आधार बनाता है, जिसमें खुफिया सहयोग, रूस पर प्रतिबंध और सुरक्षा सहायता है। इस अधिनियम का पारित होना यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुतिन को दिखाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद से उन्होंने अमेरिका और यूक्रेन के बीच जितना भी तनाव पैदा करने की कोशिश की है, उसके बावजूद अमेरिका अब भी यूक्रेन का समर्थन करता है। अब वह समर्थन लिखित रूप में है। अमेरिका में यूक्रेन की रक्षा के लिए गहरे स्तर के सहयोग और अधिक निवेश की नींव अभी रखी गई है, लेकिन यहाँ एक पेच है। ये अधिनियम अभी अमेरिकी सेनेट में पारित नहीं हुआ है और इसकी गारंटी नहीं है। फिर भी संकेत है। एक द्विदलीय विधेयक
प्रतिनिधि सभा से पारित होकर पुतिन को दिखाता है कि अमेरिका में यूक्रेन के लिए समर्थन उनकी सोच से ज्यादा मजबूत है। महीनों की चालबाजी बेकार गई। पुतिन को जो संदेश नहीं चाहिए था भेज दिया गया। जैसे जैसे यूक्रेन और इलाका वापस लेता है और 2026 के दूसरे हिस्से में यह जारी रहेगा, पुतिन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी शायद अब बातचीत की मेज पर हो सकती है। यूक्रेन के पास अब वह ताकत है जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। अब वही मजबूती से बातचीत कर सकता है। पुतिन को लगा कि सारे पत्ते उनके पास हैं। 2026 में यूक्रेन ने कई बार यूएनओ रिवर्स कार्ड चलाया है। यूक्रेन अपनी उपलब्धियों पर नहीं रुकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2026 में मिली सफलता के लिए चलाया गया मिड रेंज स्ट्राइक अभियान जारी रहे, यूक्रेन नए और ज्यादा ताकतवर ड्रोन बना रहा है। उन ड्रोन में से एक ने अभी अभी अपनी पहली उड़ान भरी है। मोरिगन ने उड़ान भरी और रूस के RR-280 लैंड ब्रिज को तबाह करने में अहम भूमिका निभा रहा है। जाने क्या ये नया रहस्यमय ड्रोन यूक्रेन के लिए मिड स्ट्राइक गेम चेंजर है? हमारे वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और पुतिन के नाकाम हमले की हकीकत दिखाने वाले हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।